हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2022 का पेपर करेंगे, जो कि ये पीवाईक्यू होने वाला है। और चूँकि सीटेट एसएसटी सब्जेक्ट में 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में करेंगे। तो पहला पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और हम लोग पिछले दिनों में पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चंस किए थे, और आज उसके आगे का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन है संस्कृत में, देवनागरी में, ब्राह्मी में या तमिल में। तो अशोक के अभिलेख, आपका मुख्य जितने भी अशोक के अभिलेख थे वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और कुछ जो अभिलेख थे जिसमें आपका एक शहबाजगढ़ी का अभिलेख है। शहबाजगढ़ी का अभिलेख शहबाजगढ़ी का नहीं, शहबाजगढ़ी नामक जगह था, और एक मानसेहरा था। तो मानसेहरा, ये दो जगहों से आपका खरोष्ठी लिपि में अभिलेख मिले हैं। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। बाकी जितने भी अभिलेख थे अशोक के, सम्राट अशोक के, वह ब्राह्मी लिपि में आपको ही देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5वीं एवं 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि ए सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, या भूमि का वनारोपण किया जाए, या घास स्थलों को हटाया जाए, या अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो 5वीं और 6वीं शताब्दी में वर्तमान के तमिलनाडु में, मतलब वर्तमान का तमिलनाडु 5वीं और 6वीं शताब्दी में पूछ रहा है कि बड़े स्तर पर खेती करने के लिए क्या आवश्यक था। तो तमिलनाडु प्रायद्वीपीय भारत का एक अंतर्गत आता था, और उस टाइम पुरानी चट्टानों की अवसंरचना, यानी कि उबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े होने के कारण वहाँ पे कृषि के लिए, कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। जिसके लिए सिंचाई के लिए वहाँ पे क्या जरूरत था? तटबंधों का निर्माण जरूरी था। ठीक है, तटबंधों का निर्माण जरूरी था ताकि कृषि योग्य भूमि वहाँ पे अच्छे से सिंचाई हो सके और वहाँ पे अच्छे से कृषि हो पाए। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो 5वीं एवं 6वीं शताब्दी में, इसीलिए आपका बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यही आवश्यक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? ए है मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। बी है परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी, या मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था, या मृतक की स्थिति और धर्म को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो उनके सामान के साथ दफनाए जाने की व्यवस्था थी। इसमें उसमें उसकी सबसे अच्छी व्याख्या, यानी कि सबसे उपयुक्त इसका आंसर क्या हो सकता है, क्यों दफनाया जाता था? तो पहला क्या कर कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। बी है कि परिवार के सदस्यों को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आवश्यकता नहीं थी या थी, ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये इस कारण से ऐसा नहीं है कि मृतक को सामान के साथ अपनाया जाता। तो ये बी रीजन तो हो ही नहीं सकता है। सी कह रहे कि मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। ऐसा नहीं है, आज भी लोग सामान उपयोग करते हैं मृतक के सामान का, तो अशुभ तो नहीं था। ठीक है, फोर्थ है कि मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा किया जाता था, वो राजा महाराजाओं के शवों को दफनाने में ऐसा किया दिखाया जाता था, या कबीलों के सरदार को। लेकिन फिर भी ये भी उपयुक्त आंसर नहीं है। इसका उपयुक्त आंसर यही है कि मृत्यु के बाद भी लोगों को जीवन में विश्वास था, इसलिए उनको सामान के साथ दफनाया जाता था कि लोग, क्या पता जमीन के नीचे जो उनको दफनाया जा रहा है वो फिर से जीवित हो जाए, और उनको खाने पीने का, कहीं कहीं तो बहुत जगह खाने पीने का सामान सहित भी दफनाया गया है कि वह अगर जीवित हो जाएगा तो उठ के खाना वाना बना लेगा और खा पी लेगा। तो ये बस एक भ्रम था, मिथक था, बाकी कुछ नहीं था। इसलिए ये इसका ए रीजन उपयुक्त होता है कि लोगों का यही मानना था कि मृत्यु के बाद भी लोगों का जीवन में विश्वास था, लोग जी सकते हैं, इसलिए ये लोग सामान के साथ दफनाते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है
कि लघुचित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। बी है लघुचित्र आमतौर पर वाटर कलर से या कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। और सी है कि प्राचीनतम लघुचित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क्या कह रहा है कि ए बी सी ऑल आर करेक्ट। सेकेंड कह रहा है कि ए बी आर करेक्ट लेकिन सी सही नहीं है। तीसरा है कि ए सी सही है लेकिन बी सही नहीं है। और चौथा है कि बी सी सही है लेकिन ए सही नहीं है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लघुचित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। तो बिल्कुल लघुचित्र नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि लघुचित्र यानी कि छोटे आकार के चित्रों को ही लघुचित्र कहा जाता है। तो ए स्टेटमेंट तो सही होता है। बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लघुचित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते थे। तो बिल्कुल ये कागज और कपड़े पर ही लघुचित्र बनाए जाते थे। लघुचित्र छोटा ही चीज़ पर न बनाया जाएगा, बड़े चीज़ों पर तो बनाया नहीं जा सकता है। तो बी स्टेटमेंट भी सही होता है। सी कह रहा है कि प्राचीनतम लघुचित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो जो बिल्कुल प्राचीनतम जितने भी लघुचित्र मिले हैं वह ताड़ के पत्तों और लकड़ी के चित्रों पर लकड़ी पर ही चित्रित किए गए मिले हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जगह ए बी सी ऑल आर करेक्ट। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है बीजक, खालसा, लंगर या धर्मशाला। तो जो गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान है उसको बीजक तो नहीं कहते, बीजक तो ऐसे ही नहीं होता। खालसा पंथ था, ठीक है, तो खालसा नहीं होता। लंगर यानी कि यहाँ पे मतलब कि लोगों को खिलाने के लिए भीड़ जुटाकर और लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है, उसी को लंगर बोलते हैं। तो लंगर भी नहीं होगा। क्या आता है? धर्मशाला बोले जाते थे लोग। शुरुआती जो पवित्र स्थान था उसको धर्मशाला के नाम से जाना जाता था और वहाँ पे लोग रुक भी सकते थे, ठहर भी सकते थे। और आज भी आपको धर्मशाला आपको मतलब कि आपको जितने भी सिख धर्म के ये पवित्र स्थान है उनको धर्मशाला के नाम से ही जाना जाता है। और धर्मशाला मतलब होता ही है कि धर्मशाला का मतलब होता है कि रुकने या ठहरने की जगह। और वहाँ पे अपने सिख धर्म वाला वहाँ पे लोग अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। तो धर्मशाला उस टाइम कहा जाता था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन है कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। सही बात है। 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गए और उनको जो सबसे शक्तिशाली समृद्ध बन के निकले वो महाजनपद कहलाने लगे। और इसमें मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली और समृद्ध बन के निकला था लगभग 2500 वर्ष पहले। ठीक है, असर्शन तो ठीक है। रीजन क्या कह रहा है कि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई। तो सही बात है। जब जो महाजनपद जो बहुत ही समृद्धशाली और इम्पोर्टेंट हो गए उनके पूरे किलेबंदी की गई और सेनाएं भी खड़ी की गई और सेना को रखरखाव के लिए एक कर प्रणाली भी एक टैक्स प्रणाली भी लाया गया। तभी तो आय होगा राज्य का, महाजनपद का, तभी तो उनकी रख रखाव और उनकी सैलरी वैलरी दी जाएगी। तो रीज़न भी इसका ठीक है। क्या कह रहा है? विकल्प क्या करेगी? ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा है कि ए सही है आर गलत है। चौथा है कि ए गलत है आर सही है। तो ए और आर दोनों तो सही हैं, तो सी और डी तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा है क्या व्याख्या करता है? तो बिल्कुल 2500 वर्ष पहले जब महाजनपद बड़े हुए, समृद्ध हुए, शक्तिशाली हुए, तभी तो किलेबंदी की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी और सेनाओं को खड़ी किया गया। तो असर्शन और रीजन एक दूसरे की रीजन असर्शन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा कौन सी प्रणाली तैयार की गई थी? ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त या महालवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त।
तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा आपका सन 1883 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। और महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश एमपी में लागू की गई थी। ठीक है, और यह भू राजस्व व्यवस्था थी जो भारत के 30% भूमि पर लागू की गई थी। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र भारत के 30% भूमि में इनका आ ही जाता है। तो इन्हीं पर ये महालवाड़ी व्यवस्था इन्होंने हॉल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कैकोल्लार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं? पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? तो कैकोल्लार और देवांग नाम से ये जो है बुनकरी के लिए प्रसिद्ध, ये किस कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये मुख्यतः दक्षिण भारत के लोग थे और दक्षिण भारत के बुनकर समुदाय के लोग थे। और ये लोग उन्नत किस्म के वस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, उन्नत माने कि बहुत अच्छे किस्म के वस्त्र यानी कि कपड़े तैयार करते थे कैकोल्लार और देवांग समुदाय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता व समानता के संदर्भ में कथनों ए एवं आर को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन वाला, स्टेटमेंट वाला आपका क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। और इसमें इसी में लोग फंसते हैं और इसी में गलती करके आते हैं। तो इसको सबसे पहले ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर खोजने की जरूरत है। तो असर्शन क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। ठीक है, रीजन है इसका कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो क्या ये बात सही है? ऑप्शन है कि ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। दूसरा है कि ए सही है, आर गलत है। और तीसरा, चौथा है कि ए गलत है, आर सही है। तो सबसे पहला क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया था। तो बिल्कुल है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा काम किया था, समर्थन किया था और उनका डिमांड भी की थी। तो आश्वासन तो सही है। रीजन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय नेताओं ने ऐसा किया था क्योंकि आज़ादी के पहले आपका सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। सिर्फ पढ़े लिखे और शिक्षित और अमीर वर्ग के लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था और वादा दिया था कि आज़ादी मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में सभी पुरुषों और महिलाओं को, चाहे वह गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जो भी हो, निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट सही होता है और आर ए की व्याख्या करता भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सूफीवाद से जुड़ा है? सूफीवाद से बोल रहा है कि सूफीवाद से कौन सा शब्द जुड़ा है? ठीक है, ऑप्शन है खानका, रक्स, जिक्र या स्नान। ठीक है, तो इसमें सूफीवाद से कौन कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है कि ओनली बी एंड सी, फिर है कि ए बी सी या बी सी डी या ए सी डी। तो आपका बताइए कि सूफीवाद से कौन सा? तो खानका क्या है? खानका को सूफीवाद में निवास स्थान यानी कि रहने की जगह, ठीक है, निवास स्थान कहा जाता है। तो ये सूफीवाद शब्द है। ठीक है, दूसरा है रक्स। तो रक्स भी एक सूफी शब्द ही है और जिक्र भी एक सूफी शब्द है। लेकिन जो स्नान है वह स्नान सूफी शब्द नहीं है, स्नान होता है ना कि स्नान होता है। स्नान कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी कहाँ है? बी स्टेटमेंट, बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए बी सी। खानका, रक्स और जिक्र जो है सूफीवाद शब्द है, बाकी स्नान कोई शब्द वब्द नहीं है, होगा भी तो ये सूफीवाद शब्द नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर है,
किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है नारायण गुरु ने, वंदना शिवा ने, या ज्योतिराव फुले ने, या ईवी रामा स्वामी नायकर ने। तो काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक ज्योतिराव फुले ने लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने और भी पुस्तकों का संकलन किया था, जैसे कि गुलामगिरी, दास्ता जैसी पुस्तकों का इन्होंने मैंने लिखा था, ठीक है। और एक और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने ही की थी। कब? 1873 ईस्वी में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आ सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में 1873 में की थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिराव फुले। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी ने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, अंबाबाई, बेगम हजरत महल, या विजय लक्ष्मी पंडित। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नाटक में के क्षेत्र से प्रभात फेरी का आयोजन करने वाली वह अंबाबाई थी, ठीक है। कौन थी? अंबाबाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए और बी कथनों पर प्रांतीय स्वायत्तता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है कि सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो ऐसा था सर, ब्रिटिश सरकार ने ऐलान किया था और चुनाव हुआ भी था। कथन ए स्टेटमेंट तो सही है। बी है कि इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले कि ऑप्शन क्या है कि ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है। तो सबसे पहले ए क्या कह रहे हैं कि सरकार ने ऐलान किया था कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो 1937 में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए भी थे और लगभग 11 प्रांतों में उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने चुनाव 1937 में कराया था, ठीक है। बी क्या कह रहा है कि इन चुनाव परिणाम में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो बिल्कुल सही बात है, 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी और बाकी में मुस्लिम लीग और कुछ छोटे मोटे दलों की सरकार बनी थी, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट भी सही होता है। तो इस हिसाब से ए और बी दोनों सही है और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? ए है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बी है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का अधिकार मिला। सी है कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया था, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। केवल ए सही है, ए और बी सही है, या बी सी सही है, या ए और सी सही है। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है संविधान के बारे में। तो पहला क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, भारतीय संविधान हमारा 15 अगस्त 1947 के आज़ाद होने के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनने और लागू होने में। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को हर साल आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। बी है कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को नहीं लिया गया, ठीक है। भले वोट देने का अधिकार मिला लेकिन सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं मिला, ठीक है। तो बी तो सही गलत होता है। सी कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष माना गया था। तो बिल्कुल सभी नागरिकों को कानून के समक्ष माना गया था, ठीक है। तो ए और सी सही होता है, ए और सी स्टेटमेंट सही। तो ए और सी कहाँ है? डी ऑप्शन इसका सही होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। uh, 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? ऑप्शन है भारत का सड़क मानचित्र, या भारत के पर्वतों का मानचित्र, या भारत के राज्यों का मानचित्र, या गांव के खेतों का मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? जिसमें सड़क वड़क दिखाया गया हो,
सड़क मार्ग को ही थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, बाकी पर्वतों राज्यों को इसको नहीं कहते। ठीक है, इसको सीधा सीधा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसका हम लोग मैं आपको जवाब देने का पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बी क्या आर क्या कह रहा है, ये असर्शन था ए, और रीजन किसका क्या कह रहा है कि कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के में सिर के ठीक ऊपर होता है। सही विकल्प पूछना कि ए और आर सही आर की व्याख्या करता है या आर की व्याख्या नहीं करता है, ये सही आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो पहला क्या करेगी, असर्शन क्या करेगी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, तो बिल्कुल सही बात है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में वहीं पर जाहिर सी बात है कि वहाँ पे सूर्य ठीक सबसे ऊपर होगा, और वहाँ पे बीच वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए ये असर्शन तो इसका सही होता है। रीजन क्या करेगी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। ठीक है, तो रीजन भी इसका सही है, और इस आर एक ही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? मैं किसी क्वेश्चन को जरा जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ, जल्दी समझा दे रहा हूँ, तो आप लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन है, जो जिसका जवाब सीधे सीधे है, मैं उसको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। ये जिस क्वेश्चन में ज़्यादा समझाने की जरूरत है उसको मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, तो 17वां नंबर क्वेश्चन कि जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न यानी कि 11 AM होंगे, तब 9 पूर्वाह्न यानी कि 9 AM पर किस देशांतर पर बजे होंगे। जब ग्रीनविच मीन टाइम पर यानी कि GMT पर 11 बज रहे होंगे, तो 9 बजे किस देशांतर पर बजे होंगे, यहाँ देशांतर पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन है कि 20 डिग्री पूर्वी पर, या 20 डिग्री पश्चिमी पर, या 30 डिग्री पूर्वी पर, या 30 डिग्री पश्चिमी पर। तो जब 11 बज रहे होंगे ग्रीनविच पर GMT पर, तो 9 बजे 30 डिग्री सीधे पीछे 2 घंटे पहले 30 डिग्री पश्चिमी, 30 डिग्री पश्चिमी यानी कि 30 डिग्री वेस्ट पर आपका 9 बज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे हमारा भारत का जो ये जो है मतलब कि सूरज मतलब कि इधर से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे हमारा पहले सूरज निकल जाता है। ठीक है, और वहीं गुजरात में 2 घंटे देर से आपका ये बोलता है, क्या बोलते हैं, सूर्यास्त होता है, तो सीधे पश्चिम में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब 11 बज रहा होगा, जहाँ पे आपका GMT पर ग्रीनविच मीन टाइम पे 11 बज रहा होगा, तो 9 बजे आपका 30 डिग्री पश्चिम यानी कि 30 डिग्री वेस्ट में आपका 9 AM हो रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है कि दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। बी है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। सी है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। नहीं, सबसे लंबा दिन नहीं होता है, सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। और सी क्या कह रहा है कि 21 मार्च व 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है। बिल्कुल सही, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात एक बराबर होती है, 12-12 घंटे की होती है। तो सी स्टेटमेंट भी सही होता है। तो बी और सी सही, बी और सी कहाँ है, डी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल निर्माण या सेल चक्र या सेल परिवर्तन या सेल अपघटन। तो जब सेल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित है तो उसको सेल चक्र कहते हैं, सेल चक्रण कहते हैं, यानी कि रॉक साइकिल। क्या कहते हैं, रॉक
साइकिल या शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना कहलाता है। तरंगे, ज्वारभाटा, महासागरीय धारा या सुनामी। तो महासागरीय जल का लयबद्ध से दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वारभाटा कहलाता है। ठीक है, और ये ज्वारभाटा क्यों आती है? माफ कीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वारभाटा आता है, दिन में 2 बार आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ज्वारभाटा कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको निम्न युग्मों पर विचार के उचित विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे मिलान कराना है। इसमें इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त में कितने युग्म सही हैं। देखिए ये क्षेत्र रीजन दिया, ग्रासलैंड दिया कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास होता है, दक्षिणी अमेरिका में, मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन है कि पहला 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है या ऑल 4 पेयर यानी कि चारों पेयर सही हैं। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा पेयर सही दिया है, उसके सामने सम्मुख जो ग्रासलैंड दिया सही है या गलत है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा प्रेयरी ग्रासलैंड उगता है? तो बिल्कुल सही, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी ही उगता है। ठीक है, क्या है? दक्षिणी अमेरिका में आपका डाउन, नहीं, दक्षिणी अमेरिका में आपका वेल्ड नामक ग्रासलैंड उगता है। कौन सा? वेल्ड उगता है। ठीक है, चाहे मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में डाउन नहीं, वेल्ड उगता है। वेल्ड का घास स्थल मिलता है, उगता है। ठीक है, थर्ड है कि मध्य एशिया में स्टेपी, बिल्कुल सही, मध्य एशिया में स्टेपी नामक ही ग्रासलैंड उगता है। तो 2 तो सही हो गया और 1 गलत है। ठीक है, चौथा कि ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड नहीं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन नामक घास स्थल उगता है, ग्रासलैंड उगता है। तो 2 पेयर सही होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड नंबर आप लगा देंगे, केवल 2 नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही जगह ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। केवल 2 पेयर ही सही है, सेकंड ऑप्शन। आप बस आपको ग्रासलैंड आपको जानना है कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा नहीं है। वो सेकंड थर्ड आप लगाते रहेंगे, आप आपके हिसाब से, आप आपके एग्जाम में जैसा पूछेगा उस हिसाब से आप लगाएंगे। तो सबसे एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी उगता है, दक्षिणी अमेरिका में डाउन नहीं, वेल्ड उगता है, और मध्य एशिया में स्टेपी उगता है, और ऑस्ट्रेलिया में आपका डाउन नामक ग्रासलैंड उगता है, घास का मैदान उगता है। ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से आने वाले सुनामी का पहला संकेत कौन सा है? तटीय क्षेत्र में आता हुआ जल, या तटीय क्षेत्र से जल में कमी आती है, तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ती विशालकाय तरंग, या तटीय क्षेत्र से जाती हुई विशालकाय तरंग। तो देखिए सुनामी का पहला संकेत आपका जब तटीय क्षेत्र में आपका जल में कमी आती है, यानी कि जल पीछे भागने लगता है, तो सुनामी समझिए कि सुनामी आने वाली है और बहुत बड़ी तरंगे उठने वाली हैं, और बहुत ऊंची कई सौ फीट तक तरंगे उठती हैं। और ये देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं कि सुनामी जो है, सुनामी आपका जापानी शब्द है, जापानी वर्ड है। ठीक है, जापान से लिया गया वह शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। और सु मतलब होता है बंदरगाह, और नामी मतलब होता है कि विनाशकारी लहरें, यानी कि जिस बंदरगाह पर विनाशकारी लहरें आती हैं, उठती हैं, उनको सुनामी कहते हैं। और जब तटीय क्षेत्र से जल की कमी होती है तो यानी समझिए कि सुनामी आने वाला है। ठीक है, जाता हुआ जल, आता हुआ जल नहीं, जाता हुआ जल, यानी कि लहरें जब पीछे की ओर भागने लगे, समुद्र की लहरें, तो समझिए कि सुनामी बहुत जल्दी ही आने वाला है आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके बंदरगाहों पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या जैव मंडल में। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमें कहाँ मिलता है? तो आपका बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल में मिलता है, और जैव मंडल पे में ही सब कुछ मिलेगा, वनस्पतियाँ भी मिलेगी, वन्य जीवन भी मिलेगा, और जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को ही हम लोग जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तीनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। और यहीं पर आपको
वनस्पतियाँ भी मिलेंगी और वन्य जीवन यानी कि जंगली जानवर और वन्य जीव जो भी रहते हैं प्राकृतिक रूप से उनको वन्य जीव बोलते हैं। तो बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल में ये आपको मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर है, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या यमुना। तो भारत का ठंडा रेगिस्तान है कौन सा? तो भारत का ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं। और लद्दाख से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो सिंधु नदी बहती है। ठीक है, सिंधु नदी बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, मिलान करना है और उचित विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है, ये राज्य दिया है और परमाणु ऊर्जा केंद्र दिए हैं। देखिए कौन सा राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, पहला है कि तमिलनाडु में कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु में तारापुर है, या महाराष्ट्र में कलपक्कम है, या उत्तर प्रदेश में कैगा है, या कर्नाटक में नरोरा है। और ऑप्शन भी दिया है कि आप लोग मिला लीजिए कि 4321 है, 3214 है, या 2143 है, 3241 है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले बता दें कि तमिलनाडु में कौन सा है। तो तमिलनाडु में आपका कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2। और बी महाराष्ट्र में कौन सा है? तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर है, तारापुर। तो ए का 2 और बी का 1। ठीक है, सी उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा है, नरौरा है। तो सी का 4। और कर्नाटक में कौन सा है? तो कैगा है, 2143 ये सी नंबर आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ कि तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, उत्तर प्रदेश में नरौरा और कर्नाटक में कैगा। 2143 सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही है। इन्हीं राज्यों में ये आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित हैं, बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त है। बी कह रहा है कि अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है, या ए बी दोनों सत्य हैं और बी ए की व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है, बी गलत है, और ए गलत है, बी सही है। क्या कह रहा है कि अलवण जल का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव जीवन हेतु उपयुक्त है। तो अलवण जल मानव जीवन पृथ्वी पर 1% उपलब्ध है, बिल्कुल सही है, 1% है, और ये मानव जीवन के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है। तो ए स्टेटमेंट सही कहता है। बी क्या करे कि अलवण जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है, बिल्कुल सही पदार्थ। जब 1% है ये और मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो मानव जीवन पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ तो अलवण जल होता ही है। लेकिन देखिए क्या ये व्याख्या कर रहा है? नहीं, कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, कोई मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, तो आपका ये बी स्टेटमेंट सही रहता है कि ए बी दोनों सत्य है और बी ए की व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं करता है, कोई मेल नहीं खाता है। ए से बी स्टेटमेंट कुछ मेल नहीं खाता। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों पर विचार करें। पहला है मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू। ये क्या है? ऊपर दिए गए नाम किन से संबंधित है? क्या है? मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू। ए स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियां हैं, या स्थानांतरित कृषि और चावल का प्रकार है, या विलुप्त प्रजातियां हैं, या चावल का ही प्रकार है। तो मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू ये स्थानांतरित कृषि का नाम है और यह एक विलुप्त प्रजातियां हैं। ठीक है, विलुप्त प्रजातियों के नाम है और यह स्थानांतरित कृषि है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। तो भारत में अनेकता में एकता का मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, अनेकता में एकता किताब का मुहावरे का, सॉरी। तो इन्होंने एक किताब लिखा था, उसी किताब के अंतर्गत ही इस मुहावरे का प्रयोग किया था, अनेकता में एकता। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्थानीय संचार माध्यम मीडिया क्या है? राज्य समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाला संचार माध्यम, या बी है राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम, या सी है कि स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर कराने के उद्देश्य से चलाई जाने वाला संचार माध्यम, या डी है कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाला संचार माध्यम। तो स्थानीय संचार यानी कि लोकल मीडिया क्या है? लोकल मीडिया क्या है? तो लोकल मीडिया वही है कि जो स्थानीय समूहों द्वारा यानी कि स्थानीय लोगों ही द्वारा और दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों द्वारा स्थानीय मुद्दों को यानी लोकल मुद्दों को ही कवर करने के उद्देश्य से चलाई जाने वाला संचार माध्यम ही आपका स्थानीय संचार माध्यम या मीडिया कहलाएगा। तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ था, स्थानीय संचार माध्यम से ही, स्थानीय से ही आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? ऑप्शन है बैंकिंग में, संचार में, पुलिस में या मुद्रा में। तो केंद्र सरकार आपका पुलिस में आपका कानून नहीं बना सकती, ठीक है। बैंकिंग, संचार और मुद्रा तो केंद्र सरकार के अंतर्गत विषय आता है, जबकि पुलिस, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आता है और इसमें आपका केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार इसमें नहीं है, तो पुलिस के मामलों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।